हेलो गाइस। अच्छा, लास्ट लेक्चर पे हमने डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब समझ लिया था। तो मैं इसकी आपको आज थोड़ी सी अलग डेफिनेशन बताऊंगा। कल मैंने क्या बोलता, डायरेक्ट कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है जो कि इनकर होना बहुत ज़रूरी है। इस कॉस्ट को हमें खर्च करना ही पड़ेगा प्रोडक्ट को बनाने के लिए। हमने एग्जांपल लिया था कल पेन। पेन को बनाने के लिए हमें प्लास्टिक तो खरीदना ही पड़ेगा और इंक भी खरीदनी ही पड़ेगी, उसके बिना पेन नहीं बन सकता। और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? जो हम इनकर ना भी करें ना तब भी चलेगा, तब भी हमारा प्रोडक्ट बन सकता है। इसे इनकर ना भी करें तब भी हमारा प्रोडक्ट बन सकता है। एग्जाम्पल में मैंने इसमें बोला था, जैसे ये पेन बना रहा हूं मैं, तो जो प्लास्टिक है और इंक है वो क्या है, बहुत ज़रूरी है। उसके बिना पेन नहीं बन सकता, तो वो हमारी क्या होगी, डायरेक्ट कॉस्ट मानी जाएगी। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या, जैसे मान लो मैंने पेन बना लिया, उसके बाद मैं इसके एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे दे रहा हूँ कि क्या कहते हैं, मेरी मैं इसकी ज़्यादा सेल्स कर सकूँ, इसलिए मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ इस पेन की। तो ये होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर मैं ये नहीं भी करूँगा ना तब भी पेन तो बन सकता है ना, ठीक है। ओके, तो मैं इसे दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकता हूँ, डायरेक्ट कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच इज ट्रेसेबल, टू द फिनिश गुड, विच इज ट्रेसेबल इन द फिनिश गुड, ठीक है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट वाली कॉस्ट होती है विच वी कैन नॉट ट्रेस इन अ फिनिश गुड। इसका इसी पेन से एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी क्या बोला है, ट्रेसेबल। जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो ट्रेसेबल है और इनडायरेक्ट कॉस्ट है नॉट ट्रेसेबल है इन फिनिश गुड, ठीक है। मैंने इसके लिए डायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या मानी थी बताओ। जो हम प्लास्टिक खरीदेंगे वो इसके लिए डायरेक्ट कॉस्ट होगी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगी, टू बी वेरी स्पेसिफिक। जो हमने इंक खरीदी थी वो भी इसके लिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगी। जब ये फिनिश गुड बन गया, जब ये पेन बन गया है, बन चुका है, इस फिनिश गुड में हम उसे ट्रेस कर पा रहे हैं, मतलब उस चीज को देख पा रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हो ये पेन का प्लास्टिक है, इसमें इसके अंदर इंक भी डली हुई है, ठीक है। तो क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट वो वाली कॉस्ट भी होती है जिसे हम ट्रेस कर सकते हैं फिनिश गुड में। और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो हम इसमें ट्रेस नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल लिया था मैंने कल इनडायरेक्ट कॉस्ट का, लाइक रेंट ऑफ द फैक्ट्री। जो हमारी फैक्ट्री थी, कंपनी की फैक्ट्री थी, वो उसका रेंट देती थी फैक्ट्री के ओनर को। अच्छा, अब वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब क्या इसमें आप ट्रेस कर सकते हो उसको कि रेंट हमने दिया है? तो क्या ट्रेस हो सकता है इसमें? दिख रहा है आपको कहीं पे कि रेंट कितना दिया है? इस पेन के अंदर नहीं दिख रहा ना, तो इसलिए ये क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो आपको समझ में आ गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का फंडा। अच्छा, मैं वो भी बेसिक क्लियर कर देता हूँ, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड में फर्क क्या होता है। रॉ मटेरियल मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में बोलूँ, कच्चा माल। कच्चा माल मतलब जो कि यूज होता है एक फिनिश गुड को बनाने के लिए, जो कि यूज होता है फिनिश गुड्स को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लू, क्लोथ कपड़ा और ड्रेस एक शर्ट, तो इसमें से अब बताओ रॉ मटेरियल क्या है, फिनिश गुड क्या है? ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल कपड़ा है और फिनिश गुड क्या होगी, शर्ट होगी। फिनिश गुड वो चीजें होती है जो हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, जो रेडी टू यूज होती है। और रॉ मटेरियल वो होता है जो हम मार्केट में डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते, उसकी अभी प्रोसेसिंग होगी और उससे हम फिनिश गुड बनाएंगे। जैसे कपड़ा है, कपड़े से हम क्या करेंगे, शर्ट बना देंगे। तो कपड़ा क्या हुआ, रॉ मटेरियल हुआ, और शर्ट क्या हुई, फिनिश गुड हुआ, ठीक है। चलो आज हम थोड़ा आगे मूव ऑन करते हैं। कल मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम कॉस्ट की इन 6 चीजों के बेस पे। तो सबसे पहले हमने पकड़ा था बाय नेचर और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो होता है मटेरियल, एक होता है लेबर, एक होता है अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर मैंने बताया था मटेरियल भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो होती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और एम्प्लॉय या फिर लेबर कॉस्ट भी 2 तरीके की होती है, एक तो होता है डायरेक्ट लेबर, एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। अदर एक्सपेंसेस भी 2 तरीके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब हम इन तीनों का इनडायरेक्ट पोर्शन की बात कर रहे होते हैं तो हम ओवरहेड्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं तो हम उसे ओवरहेड कॉस्ट बोल देते हैं। इन अदर वर्ड्स इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट अब तो आपको पता है क्या होती है, जो मतलब फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश प्रोडक्ट में जो ट्रेसेबल नहीं होती, जो आपको दिखती नहीं है फिनिश प्रोडक्ट में, या फिर जो ना भी इनकर होए ना तब भी आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। और ओवरहेड्स को भी हम 3 चीजों में ग्रुप करते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स,
एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेशन ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अभी ये हम पढ़ने वाले हैं एक एक चीज इसमें। तो पहले मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं। डायरेक्ट मटेरियल्स। अब पहले तो डायरेक्ट मटेरियल्स क्या होते हैं। अच्छा, मटेरियल दो चीजों में डिवाइड हो रहा था, याद करो। एक तो किस में होता, डायरेक्ट में, और एक इनडायरेक्ट मटेरियल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इन फिनिश गुड, ऐसा मटेरियल जो हमें फिनिश गुड में नजर आ जाए, जो हमने फिनिश गुड बनाया है उसमें नजर आ जाए। इसी पेन का दोबारा एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या हमें प्लास्टिक नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इंक नजर आ रही है? हाँ, वो भी आ रही है। तो ये क्या है? ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल है। ये हमारा क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है। ओके, क्योंकि ये प्रेजेंट है इन फिनिश गुड। ठीक है, एग्जांपल क्लोथ इन ड्रेस मेकिंग। अच्छा, वही वाला एग्जांपल आ गया है। तो अगर हमने कपड़ा लिया, उसकी हमने शर्ट बना दी, तो शर्ट में कपड़ा नजर आता है ना? बिल्कुल आता है। उस कपड़े से ही तो शर्ट बनी है आखिर। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, प्लास्टिक इन पेन, जैसे मैंने इस पेन का एग्जांपल दिया था। अब आते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल में, जो कि फिनिश गुड में हमें नहीं दिखता, ट्रेसेबल नहीं है फिनिश गुड में। फॉर एग्जाम्पल लुब्रिकेंट्स फॉर मशीन। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं लुब्रिकेंट्स फॉर मशीन। इसको मैं आपको बताता हूं ये क्या कहना चाह रहा है। आप शर्ट बना रहे थे, तो आपने मशीन यूज करी होगी कोई स्टिचिंग की, ये सब करने के लिए, शर्ट को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए। किसी मशीन ने उसको स्टिच करा होगा, किसी ने उसका साइज पे ध्यान रखा होगा, और किसी ने उसके बटन लगाए होंगे किसी मशीन ने। ठीक है, तो उस मशीन को चलाने के लिए, वो चलते रहे, वो लॉन्ग लाइफ चले, उसके लिए हमें ना उस पर लुब्रिकेंट्स भी अप्लाई करने पड़ते हैं। हम ऑयल वॉयल नहीं डालते, तेल वेल की। हाँ, मशीन वर्क करती रहे, मशीन में जंक ना लग जाए, मशीन खराब ना हो जाए। ठीक है, तो वैसे वो भी कॉस्ट इनकर करनी इंपॉर्टेंट है लुब्रिकेंट्स की, बट लेकिन क्या वो डायरेक्ट मटेरियल माना जा सकता है? नहीं, वो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मानी जाएगी। हमने एक ऑयल की बोतल खरीदी या लुब्रिकेंट की बोतल खरीदी, ऑयल या लुब्रिकेंट एक ही बात है, और हमने उसे ना, जिस मशीन से हम कपड़े को शर्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, उस मशीन में डाला, ताकि वो मशीन की लॉन्ग लाइफ रहे, वो चलते रहे। तो वो क्या माना जाएगा? वो इनडायरेक्ट मटेरियल माना जाएगा। इस प्रोडक्ट में वो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है। आपको इस पेन में नहीं मिलेगा, किसी भी शर्ट में वो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग। अच्छा, ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग, आप इस एग्जाम्पल को ऐसे ले सकते हो। हमारी फैक्ट्री है, ठीक है, मान लो उसको रिपेयर कराना पड़ा हमें। उसमें मतलब कहीं पे दरारें आ गई थी। अब फैक्ट्री को मतलब ऐसे चलाना तो सही नहीं रहेगा ना, तो हमने क्या करा ना, बेसिकली ना उस फैक्ट्री को ना रिपेयर कराने का सोचा। कुछ ब्रिक्स मंगवा ली, कुछ ईंटें मंगवा ली कि हमारी फैक्ट्री फिक्स हो जाए। उस फैक्ट्री में हमारा पेन बन रहा था या फिर हमारी शर्ट बन रही थी, तो वो भी एक तरीके से हमने मटेरियल ही मंगवाया है, रॉ मटेरियल ही मंगवाया है, और वो भी एक्सपेंस करना जरूरी है। बट लेकिन ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट में इसका कोई डायरेक्ट ट्रेसेबल नहीं है ये वाला एक्सपेंस हमारा। ठीक है, तो इसलिए ये भी इनडायरेक्ट मटेरियल के दायरे में आ जाता है। अब आते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे। लेबर कॉस्ट भी दो में डिवाइड थी, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट लेबर क्या बोलता है? डायरेक्ट लेबर बोलता है लेबर इंगेज्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट और कैरिंग आउट द नेसेसरी ऑपरेशन फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। देखो, डेफिनेशन से क्लियर हो गया। ऐसी लेबर, ऐसे लोग जो कि इस पेन को बनाने में योगदान दे रहे थे, रॉ मटेरियल से मतलब प्लास्टिक और इंक से इसको बनाने में अपना योगदान दे रहे थे। उन्होंने या तो मैन्युअली करा होगा या थ्रू मशीन करा होगा, कि प्लास्टिक को इस शेप में लाए होंगे, फिर क्या कहते हैं इसमें इंक डाली होगी। तो ये कौन करते हैं? इंसान लोग करते हैं। वो इंसान लोग को हम लेबर कहते हैं। अब वो लेबर फ्री में तो कुछ करेगा नहीं, उसे हम क्या करेंगे? पैसे देंगे, उसे ही हम लेबर कॉस्ट कहते हैं। और इसे हम कहेंगे इस पर्टिकुलर केस को हम कहेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो कि इस प्रोडक्ट में ट्रेसेबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लेबर ने इसे इस शेप में लाया है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अच्छा, ठीक है। और अब आते हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे। एंड नॉट इंगेज इन एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। ऐसी भी लेबर होती है जो प्रोडक्शन नहीं कर रही होती है, जो इसे कन्वर्ट, जो प्लास्टिक और इंक को पेन बनाने में बिजी नहीं होती, मतलब वो कुछ और काम कर रही होती है, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। फॉर एग्जाम्पल फोरमैन, सुपरवाइजर्स, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है यार। और ये मेंटेनेंस वर्कर्स भी हो गया। अच्छा,
आपको पता ही होगा एक फैक्ट्री तो बहुत बड़ी होती है, उसमें मान लो 10 लेबर काम कर रहे हैं। अब 10 लेबर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, सही से पेन बना रहे हैं कि नहीं, टाइम अपना वेस्ट तो नहीं कर रहे, उन सबको ना एक सुपरवाइजर देखता है कि हाँ ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो उसको भी हम सैलरी देते होंगे। वो जो कॉस्ट हो गई ना उसको सैलरी देने की सुपरवाइजर को, वो हमारी हमेशा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। क्यों? आपको पता ही है क्यों, क्योंकि डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है इस प्रोडक्ट में। वो इस प्रोडक्ट को, इस पेन को नहीं बना रहे थे सुपरवाइजर, वो उनको मॉडरेट कर रहे थे कि लेबर्स को कि ढंग से काम कर रहे कि नहीं, ये पेन बना रहे कि नहीं, ये टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस। अच्छा, वो सारे एक्सपेंसेस जो कि ना तो डायरेक्ट मटेरियल में आ रहे ना डायरेक्ट लेबर में आ रहे, उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब जब हम डायरेक्ट लगा रहे हैं ना किसी भी चीज के आगे, तो आप समझ जाओ इस फाइनल प्रोडक्ट में वो चीज ट्रेसेबल है। ठीक है, वो चीज करे बिना प्रोडक्ट नहीं बन सकता था, ये पेन नहीं बन सकता था। और जब हम इनडायरेक्ट लगा रहे हैं तो मतलब हाँ वो भी जरूरी है, बट लेकिन वो इस प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं होती। ठीक है, चलो आ जाओ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस। एग्जांपल, हायर चार्जेस फॉर सम स्पेशल मशीनरी, कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव वर्क। अच्छा, हायर चार्जेस फॉर सम स्पेशल मशीनरी। अब डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल बोल रहे हैं, हायर चार्जेस फॉर सम स्पेशल मशीनरी। अच्छा, ये ना स्पेशल टाइप का पेन था। ठीक है, इसको ना कंपनी बनाती थी 4 टाइप के पेन, जिसमें से 3 टाइप के पेन तो क्या कहते हैं एक ही मशीन बना देती थी। ठीक है, एक ही मशीन 3 टाइप के पेन बना देती थी। बट ये वाला पेन ना कंपनी का सबसे बेस्ट मॉडल था। इसमें ना उनको ना एक स्पेशल मशीन उन्होंने हायर कर रखी थी कि भाई ये तो स्पेशल मशीन ही बनाएगी ये वाला पेन तो। ठीक है, अब वो स्पेशल मशीन वाली मशीन है जो एक लौती मशीन है जो इस पेन को बना रही है। ठीक है, तो उसके ना हमने ना किराए पे लिया है। अब उसको हम किराए पे लेंगे तो उसका किराया भी देना पड़ेगा, उसके हायर चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब उसके हायर चार्जेस पे करेंगे उसको हम क्या मान लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस मान लेंगे। क्यों? अब बताओ, उस स्पेशल मशीनरी की जो कि ये पेन बनाएगी की कॉस्ट को, के हायर चार्जेस को, के रेंट के उसके रेंट को पे करने को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों मान रहे हैं? क्योंकि देखो ये डायरेक्टली ट्रेसेबल है प्रोडक्ट में। अगर वो मशीन नहीं होगी तो क्या ये वाला पेन बन जाएगा? नहीं बन सकता वाला पेन। तो इसलिए क्या है, वो फिनिश, मतलब इस पेन में फिनिश गुड में ट्रेसेबल है वाला एक्सपेंस भी, क्योंकि उसी एक्सपेंस की वजह से ये पेन बना है। और डायरेक्ट एक्सपेंस की मैंने एक डेफिनेशन पहली वाली यही बोलती, ऐसे एक्सपेंस, ऐसे खर्चे, ऐसी कॉस्ट जो कि इनकर होनी ही होनी चाहिए ताकि पेन बन सके, उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, सॉरी डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला भी आई होप समझ आ गया। अब आते आगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट। वाह, कह रहा है जो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है वो बाकी के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, और आगे क्या कहते हैं, कैन नॉट बी एलोकेटेड टू वन प्रोडक्ट। हाँ, अच्छा, ये कह रहा है कि ना ये एक ही प्रोडक्ट में हम नहीं डाल सकते पूरा का पूरा एक्सपेंस, एक ही प्रोडक्ट का नहीं मान सकते बेसिकली। जैसे मान लो मैंने वही एग्जांपल लिया था कि क्या कहते हैं, एक कंपनी 4 पेन बना रही है, हमारी कंपनी 4 पेन बना रही है, इसके लिए स्पेशल मशीन है, बाकी 3 के लिए तो क्या थी, नॉर्मल मशीन थी, कोई और मशीन थी जो बाकी 3 पेन बना लेती थी। ठीक है, तो वो जो बाकी 3 पेन बना रही थी जोन सी मशीन, क्या उसका, उसकी कॉस्ट, उसका एक्सपेंस जो वाली मशीन कर रही होगी, नॉर्मल वाली मशीन जो बाकी 3 पेन बना रही है, क्या हम उसे एक ही प्रोडक्ट में डाल सकते हैं पूरा का पूरा? नहीं, वो तीनों में बढ़ जाएगा। तो इस टाइप के एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल भी ले लो, फैक्ट्री रेंट, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, पावर, लाइट, टेलीफोन। फैक्ट्री रेंट, अच्छा रेंट, हम फैक्ट्री का रेंट दे रहे हैं। ठीक है, अब तो 4 पेन बन रहे हैं हमारी फैक्ट्री में, आपको भी पता है। ठीक है, 3 तो एक ही मशीन में बन रहे हैं जिसका नाम है नॉर्मल मशीन, और एक बन रहा है स्पेशल मशीन में। ठीक है, अब फैक्ट्री का रेंट है, मतलब रेंट दिया हमने 10,000 रुपए, तो हम ना 10,000 रुपए कभी भी ना डायरेक्ट कॉस्ट नहीं मान सकते, वो हमेशा इनडायरेक्ट कॉस्ट मानी जाएगी। और इनडायरेक्ट कॉस्ट का भी सब पार्ट अगर मैं बोलूं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानी जाएगी, क्योंकि रेंट हम किसी एक ही प्रोडक्ट पे नहीं छाप सकते भाई। की क्या कहते हैं, रेंट तेरा ही तेरा है सिर्फ इसी पेन का है, क्योंकि रेंट तो भाई सबका है,
पूरी फैक्ट्री का है, चारों पेनों का है, ठीक है, तो हम एक में नहीं डाल सकते उसे, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। इंश्योरेंस भी हो गया प्लांट एंड मशीनरी का, और पावर हो गया, लाइट हो गया, लाइटनिंग है, बताओ फैक्ट्री की लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, क्या आप उसे इसी पेन के ऊपर एलोकेट कर सकते हो, इसी पेन के ऊपर पूरा पूरा मान सकते हो, इसी पेन का पूरा खर्चा मान सकते हो? नहीं, वो सभी का है, ठीक है। और ऐसे हो गया टेलीफोन। मतलब कहने का मतलब है डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो खाली इसी पेन के है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो है जो पूरी फैक्ट्री के है, जो मतलब एक ही पेन के ऊपर हम नहीं डाल सकते, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है ओवरहेड्स। मैंने आपको ओवरहेड्स बताया था, ओवरहेड्स का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप ये सब नोटिंग भी कर सकते हो, ये मैंने आपको इजी लैंग्वेज में सब कुछ करवा रहा हूँ, ठीक है, और कंसेप्चुअली है सब कुछ। आपका पेपर 120 मार्क्स का आता है जिसमें से 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है, तो हम प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ाई करेंगे। मैंने भी अपने टाइम में प्रैक्टिकल बेस्ड ही करी थी, मैंने 100 मार्क्स का पूरा प्रैक्टिकल पेपर अटेम्प्ट करा था, ठीक है। कॉस्टिंग में अगर आप थ्योरी करने लग जाओ तो आप बोर हो जाओगे काफ़ी, क्योंकि ऑलरेडी और भी सब्जेक्ट्स है, लॉ है आपका, EISM है, और ऑडिट हो गया, उसमें ऑलरेडी बहुत थ्योरी है, तो आप इसमें खाली प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच से भी जाओगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अच्छा, ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका दूसरा नाम क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होता दोस्त, इनडायरेक्ट कॉस्ट एक तरीके से, ठीक है। कॉस्ट क्या है? एक मिनट, हाँ, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। अब देखो, इनडायरेक्ट कॉस्ट ये तीन चीजों से बनता है। एक तो इनडायरेक्ट मटेरियल भी आ जाएगा इसमें, इनडायरेक्ट लेबर भी आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ जाएगा, ठीक है। ओवरहेड्स इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। इसे हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्लास 11 पे जब हम जाते हैं तो 3 ग्रुप में डिवाइड नहीं हो जाती क्लास 11? किस किस ग्रुप में होती है? साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में। वैसे ओवरहेड्स को भी हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसे हम अदर वर्ड्स में फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं, इसे हम अदर वर्ड्स में वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं, इसे हम अदर वर्ड्स में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और तीसरा होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। अब इसे भी समझ लेते हैं होता क्या क्या है ये। प्रोडक्शन ओवरहेड्स या फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं? दोज ओवरहेड्स विच आर इनकर्ड इन फैक्ट्री एंड फॉर रनिंग द फैक्ट्री। भाई, जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट हमने फैक्ट्री के अंदर अंदर इनकर करी है, फैक्ट्री के अंदर अंदर जो भी हमने इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर करी है, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर हो, चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, उसे हम कहा डाल देंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स में, ठीक है। जो भी हमने फैक्ट्री के अंदर अंदर इनकर करी है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? रेंट ऑफ द फैक्ट्री। अच्छा बताओ, रेंट वैसे किस में कैटेगराइज होगा अगर मैं इन तीनों से पूछूं तो आपको? इजी है भाई, ऑफ कोर्स यार, रेंट एक्सपेंसेस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है रेंट। ये देखो एग्जांपल में भी लिखा था मैंने, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का फैक्ट्री रेंट पहले ही है, ठीक है, क्योंकि ये खर्चा है ना, हम कंपनी का खर्चा है ये एक तरीके से, ठीक है। ये कोई लेबर को थोड़ा ना दे रहे हम, या ये कोई मटेरियल थोड़ना है, ये तो एक्सपेंस है हमारा, फैक्ट्री रेंट, ठीक है। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। ओवरहेड्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का एक सिंपल सा वो समझो, जो कि ऑफिस में, कंपनी के ऑफिस होते हैं ना, कंपनी के ऑफिस भी होते हैं, चलो अब मैं बताता हूँ, जो ये पेन बना रही होगी कंपनी, ठीक है, लेट्स से कि क्या कहते हैं, लेट्स से इसका क्या कहते हैं, एक तो फैक्ट्री थी जिसमें पेन बन के आता था, फिर ये ना कंपनी के ना ऑफिस में शिफ्ट हो जाते थे। पेन जब पूरा बन के आएगा तो एक तरीके से ना कंपनी का ऑफिस है, वहां पे सारे शिफ्ट हो जाएंगे, वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं, ऐसे ओवरहेड्स जो कि इनकर होते हैं इन द ऑफिसेस ऑफ द कंपनी, उसे हम क्या बोल देते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। इसका एग्जांपल देखो, ऑफिस का रेंट। अच्छा, ऑफिस का भी तो अपना रेंट होता है, लाइटनिंग हो गई, ऑफिस में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, ऑफिस में तो टेलीफोन्स भी होते हैं बेसिकली, तो टेलीफोन का बिल भी आएगा एक्सेट्रा, ठीक है। अब आते हैं हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। सेलिंग ओवरहेड्स, अच्छा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वैसे एक ही ग्रुप में आता है, बट लेकिन इसके ना सब ग्रुप डिवाइड हो जाते हैं, सेलिंग अलग हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम क्लास 11 में जाते हैं तो कॉमर्स विद मैथ्स, कॉमर्स विदाउट मैथ्स हो जाता है ना, ठीक है, सब ग्रुप हो जाता है, तो वैसे ये भी हो जाता है। तो सेलिंग ओवरहेड्स क्या होते हैं? पहले तो ओवरहेड्स इनकर्ड फॉर द मार्केटिंग ऑफ अ कमोडिटी। जितने भी हम ओवरहेड्स इनकर करते हैं, जितने भी हम ओवरहेड्स का दूसरा नाम इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर करते हैं, किस चीज के लिए? मार्केटिंग के लिए, प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए,
प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट है एडवर्टीजमेंट। आप किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करोगे तो आप उसे सेलिंग ओवरहेड मानोगे। देखो एग्जांपल में भी लिखा है एडवर्टीजमेंट। कमीशन टू सेल्स पर्सन, जो भी सेल्स पर्सन होते हैं उन्हें हम कमीशन देते हैं कि क्या कहते हैं, तुम हाँ हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो और उसे बेच के आओ। तो क्या कहते हैं, ये भी किस में आता है, सेलिंग ओवरहेड्स में। और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्या होता है, ओवरहेड्स इनकर्ड फॉर डिस्पैच ऑफ गुड्स। एग्जाम्पल वेयर हाउस चार्जेस, पैकिंग, सेकेंडरी एंड लोडिंग चार्जेस। अच्छा, कंपनी जब फैक्ट्री में गुड्स बनाती है ना, कंपनी जब भी फैक्ट्री में गुड्स बनाती है ना तो उसे फैक्ट्री में ही नहीं रखती, फैक्ट्री से डायरेक्ट नहीं बेचती, वो उसे वेयर हाउस में शिफ्ट कर देती है। कहाँ पे, वेयर हाउस। आसान शब्दों में गोदाम, मतलब बिल्डिंगें बना रही होती है कंपनी ना, वहां पे उसे शिफ्ट कर देती है। वहां से उसे ना एक तरीके से होलसेलर की तरह बांटती है कंपनी, ठीक है। ओवरहेड्स इनकर्ड फॉर डिस्पैच ऑफ गुड्स। अच्छा, वेयर हाउस के चार्जेस। अच्छा, हमने वेयर हाउस खरीदा होगा या फिर हमने वेयर हाउस रेंट पे लिया होगा तो हम उसका रेंट पे करेंगे, रेंट पे करेंगे ना, तो वो क्या होते हैं, हमारे वेयर हाउस चार्जेस होते हैं। वो किस में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आते हैं, ठीक है। और पैकिंग, सेकेंडरी। अच्छा, जब हम बेचते हैं ना अपना सामान तो ये पेन भी आया होगा, तो पेन ऐसे ही नहीं आ जाता, मतलब कि क्या कहते हैं, ये क्लस्टर में आता है, ग्रुप में आता है। मान लो 10 पेन आते हैं एक ही डब्बे में, वो जो डब्बा है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग, जिस डब्बे के अंदर ये आता है। तो उसकी भी कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती होगी, ठीक है। एंड लोडिंग चार्जेस, जब हम ट्रांसपोर्ट में लोड करवाएंगे और मतलब अपनी वेयर हाउस से इसे दिल्ली दिल्ली में या फिर किसी भी और शहर में भिजवाएंगे तो उसमें क्या कहते हैं, कॉस्ट तो लगेगी ना। जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई, लोडिंग चार्जेस हो गए, मतलब सामान को लोड कराने का, तो वो किस में आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। अच्छा, मैं अपना आपको एक चीज में करेक्ट करूंगा। मैंने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अभी एक्सप्लेन करा था, तो उसमें ना थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। अब जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उसे आप ध्यान से सुनना। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कौन से ओवरहेड है, वही ओवरहेड्स है जो कि हमारे ऑफिस में इनकर होते हैं। तो बेसिकली प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब जो फैक्ट्री में इनकर होते हैं। अच्छा, फैक्ट्री से ना सामान वेयर हाउस में जाता है, वेयर हाउस में जाता है। तो बेसिकली हमारा तो जो मैंने पहले कहा था कि ऑफिस में जाता है, वो जनरली नहीं होता। ऑफिस कंपनी के होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, मैनेजमेंट पर्पस के लिए। वो होते हैं जैसे वो काफी सारी चीजें संभालते हैं किसी भी कंपनी की। जैसे मान लो कि वो अकाउंटिंग करते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालते हैं कि हाँ फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस हमारे पेन को बेच के कितना हो रहा है, ठीक है। और वो डिसीजन मेकिंग भी करते हैं, कॉस्ट इनकर कर, मतलब डिसीजन मेकिंग करते हैं वो, मतलब बेसिकली वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी ख्याल रखते हैं। कस्टमर केयर डिपार्टमेंट भी वहां पे होता है। वहां पे ना अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता कि क्या कहते हैं सामान वहां पहुंचेगा। ऑफिस में जनरली सामान नहीं रहता है, सामान सीधा फैक्ट्री से कहा जाता है, सामान सीधा फैक्ट्री से जाएगा कहाँ पे, गोदाम में, वेयर हाउसेस में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स भी करने जरूरी है क्योंकि ऑफिसेस होंगे तभी तो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट होगा भाई। अब फैक्ट्री में थोड़ा ना कस्टमर केयर डिपार्टमेंट को घुसा देंगे हम, ठीक है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, हर चीज डिपार्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा कि नया वो निकालो, वो सब कहाँ होते हैं, ऑफिसेस में, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा करेक्टेड वर्जन ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड समझ आ गया हो, ठीक है। चलो।